Hello students, we have studied history's third chapter, ruling the countryside. कल इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, वहाँ की दीवानी छीन ली, दीवान बन गए वहाँ के। अब वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ का बिजनेस था वो ठप हो गया, गांव के जो काम थे वो सब ठप हो गए। ये वहाँ से सस्ते दामों पर सामान खरीदते और महंगे मनमाने दामों पर बेचते थे। अब गांव जो है वो खाली होने लगे, लोगों के पास कोई काम नहीं रहा और थोड़े ही समय बाद बंगाल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई, गरीबी आ गई। आज हम लोग पढ़ेंगे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इसको पढ़ने से पहले ये किसने किया, कैसे किया, ये हम पढ़ेंगे। ये है गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, जिसने इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अंग्रेज ये चाहते थे कि उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैसे हो, अब वो इसी के ऊपर सोच विचार कर रहे थे। तो उन्होंने एग्रीकल्चर में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करना ज़रूरी समझा कि वहीं से उनकी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। Many company officials begin to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture has to be improved. जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने ये सोचा कि लैंड में को एनकरेज करना चाहिए, एग्रीकल्चर को एनकरेज करना चाहिए और उसी को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो इनकम है वो बढ़े। हाउ वॉज दिस डन, ये कैसे होगा? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस पर डिबेट करने के बाद फाइनली कंपनी में एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। इस एक्ट में क्या था? द राजाज एंड तालुकदार वर ऑर्गेनाइज्ड एज जमींदार। अब जो राजा और तालुकदार थे उनको जमींदार बना दिया गया। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. उनसे ये कहा गया कि वो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेंगे कंपनी से। कंपनी ने ये कहा कि जमींदार जो हैं वो पीजेंट से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करें और कंपनी को पे करें। द अमाउंट पेड वॉज फिक्स, जो भी अमाउंट पे किया जाएगा वो फिक्स था, उसको फिक्स कर दिया गया कि इतना ही पे करना पड़ेगा, चाहे जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो चाहे ना हो, लेकिन एक रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दी गई कि इतना ही पे करना पड़ेगा। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर, वो इसलिए फिक्स कर दिया गया कि आगे फ्यूचर में ना वो बढ़ेगा ना कम होगा। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers and at the same time encourage the जमींदार to invest in improving the land. ये सब कुछ करने का मकसद ये था कि जो कंपनी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और जो जमींदार हैं वो लैंड को इम्प्रूव करेंगे, उसकी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कंपनी की डिमांड जो है ये पूरी नहीं हो सकी। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, जमींदार को सिर्फ उतना ही बेनिफिट होता था जो पैदावार होती थी, अगर ज़्यादा होती थी तो तब उनको बेनिफिट होता था, अदरवाइज़ उनको कोई बेनिफिट नहीं होता था। अब प्रॉब्लम क्या आई इसमें? द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? Company officers soon discovered that जमींदार were in fact not invested in the improvement of land. जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने ये देख लिया कि जो जमींदार हैं वो लैंड को इम्प्रूवमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है,
द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वाज सो हाई, और जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत ज़्यादा हाई था और ज़मींदार उसको पे नहीं कर पा रहे थे। और कंपनी ने ये भी ऑर्डर निकाला था कि जो भी ये रेवेन्यू पे करने में फ़ेल होगा उस ज़मींदार से उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब बहुत सारे ज़मींदार जो हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें जो हैं वो बेच दी, उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। बाय द फर्स्ट डिकेड 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। अब 19th सेंचुरी में सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। मार्केट में प्राइस जो है वो एकदम से बढ़ गए और कल्टिवेशन जो है वो उसका ज़्यादा फैलना थोड़ा कम हो गया क्योंकि ज़मींदार उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहे। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी। इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। अब इसका मतलब ये था कि जो ज़मींदार थे उनकी तो इनकम बढ़ रही थी लेकिन इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इवन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और जो जमींदार थे वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्ली ईयर ऑफ द सेटलमेंट। जब ये सेटलमेंट वाला एक्ट आया तो बहुत सारों ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो खो दी। अदर्स नो सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल। और जो दूसरे थे वो चाहते थे कि उन्हें भी फ़ायदा हो, वो भी अर्न करें लेकिन बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। जमींदार जो हैं वो जो उनके पास काम करने वाले आते थे उनको रेंट पर ज़मीन तो देते थे, काम भी करवाते थे, उनसे रेवेन्यू भी लेते थे, लेकिन ज़मीन की इम्प्रूवमेंट करने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है।